ओके, तो फर्स्ट लॉ हम देख चुके थे कि एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रांसफर रहता है एक दूसरे के फॉर्म में। ओके, तो एक अब यहाँ बात करेंगे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस। ओके, कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसा होता है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस, तो अगर यहाँ पे एक साइकिल की बात करते हैं, तो साइकिल मतलब हुआ कि कोई भी प्रोसेस कहीं से भी शुरू होता है और ये घूम कर वापस इसी जगह पे आ जाता है। ओके, अब इस प्रोसेस में, अच्छा प्रोसेस कितना तरह का होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो हम सब बता चुके हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सारा प्रोसेस तो होकर यहां से शुरू होता है और फिर अंत में यही पहुंचता है। इतने प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस का यूज करके हम यहाँ तक पहुंचाते हैं। तो इस फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता है, मतलब एनर्जी तो बर्बाद होता नहीं है, ना पैदा होता, सिर्फ बदलता है। तो मान लेते हैं इसमें यहाँ से Q1 आया होगा, दूसरे प्रोसेस से Q2 बाहर निकला होगा। जैसे आज थर्मल में कुछ Q1 आया होगा, Q2 इस प्रोसेस से बाहर निकला होगा, फिर दूसरे प्रोसेस से W1 यहाँ पे किया होगा, फिर यहाँ से W2 बाहर निकला होगा। तो फाइनली इसमें क्या देखा जाएगा कि टोटल जो हीट है वो बराबर होगा टोटल वर्क का, मतलब क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, चाहे हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट हो गया होगा, चाहे टोटल जो वर्क होगा उसका जो वैल्यू होगा वो टोटल हीट के बराबर हो जाएगा। तो फॉर साइकिल, तो इसको हम लिखते हैं दिस फॉर साइकिल। प्रोसेस, अब बात करते हैं फॉर प्रोसेस के लिए। हेलो, डिपार्टमेंट में है, मैंने अपने लैब में है। अब बात करते हैं प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस मतलब कोई भी, चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम का हो, फिजिकल कंडीशन, मतलब ये प्रोसेस चेंज हो रहा है कोई भी एक कंडीशंस के अनुसार। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली हटा के यही कर दें कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, आपको एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे, मतलब मान लो ये 1 से 2 प्रोसेस गया, ये प्रोसेस हो चेंज ऑफ स्टेट। ये साइकिल नहीं हो, साइकिल का वक्त जब ये यहाँ से इधर जाता फिर वापस ये आ जाता, जैसे ये चीज आ जाता, अगर कोई कलर पेंसिल यूज करेंगे वापस ये आ जाता, तो ये इधर से गया वापस आ जाता, जिसको बोलते हैं साइकिल। जबकि ये साइकिल नहीं है मेरा, है ये एक प्रोसेस है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कि ये हीट देगा, ये क्यू क्यू देगा, तो यहां से डब्ल्यू निकलेगा। ओके, क्यू देगा, डब्ल्यू निकलेगा। तो फॉर ए साइकिल, फॉर ए प्रोसेस के लिए हमारा जो टोटल एनर्जी, जो कि टोटल हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लेते टोटल अगर हीट हम दिए हैं तो वो क्या कर सकता है, डब्ल्यू वर्क प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये टोटल इंटरनल कुछ एनर्जी को चेंज करेगा। मैं तो जो इसमें ऑब्जेक्ट में एनर्जी में बदलाव हुआ, तो हीट दिया है तो एनर्जी कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। तो हीट अगर हम देते हैं एक एनर्जी का फॉर्म है तो वो वर्क करेगा,
अदरवाइज नहीं तो वो कुछ इसके एनर्जी को बदलेगा। ये टोटल ये हमारा हो गया माइक्रो एनर्जी, MACR, माइक्रो एनर्जी मतलब बड़े पैमाने, मतलब कि बड़े बड़े पूरे सिस्टम का एनर्जी होता है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशन, ट्रांजिशन, केमिकल, ये होता है माइक्रो, MICI, मतलब एटम्स लेवल पर होता है, मतलब एटम के लेवल पर होता है, ये पूरे सिस्टम का होता है। ओके है। तो अगर ये मान तो इसी को कहा जाता है, इसी माइक्रो को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। ओके, मतलब जो कि एटम्स के रिलेटेड जो है, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड जो एनर्जी होता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो अगर ये टोटल हीट अगर हम देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, और ये अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम एनर्जी देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग हीट दिए तो इसमें कोई मोशन नहीं होता, मतलब 1/2 mv इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई मोशंस नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट अपने आप चलना शुरू नहीं किया, प्लस हीट देने पर ये बॉडी ऊपर की तरफ भी नहीं गया, मतलब पोटेंशियल। टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में टोटल हीट का बदलाव हो गया, तो टोटल हीट का बदलाव हो गया dq। तो मतलब कि 1 से 2 इक्वल टू डी, क्योंकि वर्क भी मेरा पाथ फंक्शन है तो 1 से 2, इंटरनल एनर्जी मेरा पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन हुआ। ओके, तो 1 से 2, तो 1 से 2, 1 से 2 इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक का फॉर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं हम लोग हैं। तो नाउ द चेंज ऑफ द टोटल डी क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला में। नाउ वर्क क्या हो गया, तो वर्क हो गया चेंज ऑफ फोर्स इनटू
तो फोर्स इक्वल टू P इंटू एरिया, सो वर्क इक्वल टू P इंटू एरिया एंड ds. So see, this is a volume. Area into displacement volume, तो P इंटू dV. तो नाउ टोटल हीट अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो होगा मेरा प्लस, सॉरी, एंड इंटरनल एनर्जी एंड पीडीवी. ये इक्वेशन के थ्रू, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल इक्वेशन यूज करते हैं. ओके, नाउ कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है. तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि कितना हीट हम देते हैं 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में. तो 1 यूनिट मास को टेम्परेचर, चेंज ऑफ द टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट ये लेगा इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. ओके, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास. ओके, या फॉर 1 यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए. तो इसका क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये होता है इसका पहला टर्म, मतलब इसका टाइप. तो क्या हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम. जैसे मान लो कि एक मेरा कंटेनर है. ओके, इस कंटेनर में हम कोई गैस भर दिए हैं और यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं. तो क्यू हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं डी क्यू. अब डी क्यू के हीट दे रहे, तो अब मान लो कि ये हमारा कोई वर्क नहीं करता है, मतलब पीडीवी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज 0, कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम जो मतलब कि टोटल टर्म मेरा 0 हो गया, क्योंकि डीवी इक्वल टू 0. तो चेंज ऑफ द वॉल्यूम इक्वल टू 0. तो टोटल जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डी यू प्लस पीडीवी. तो ये टर्म में तो 0 हो गया, तो टोटल हीट इज कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जीज. तो टोटल हीट वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है. तो हम ये कहेंगे जो dq है वो हीट जो कि यूनिट मास और यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जो चाहे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा. सो वी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक हीट, वी राइट cv इक्वल टू du by dt. तो चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू cv एंड dt. क्योंकि टोटल जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो इंटरनल एनर्जी को राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, सेकेंड टर्म को जानने से पहले जरा हम लोग एक चीज को देख लें, एंथैल्पी. ऐसे हम पहले भी इसको बता चुके हैं. एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, उसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से. ये होता है टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस पी एंड वी का समेशन होता है. दिस कॉल द इंटरनल एनर्जीज. ये कहलाता फ्लो वर्क. फ्लो वर्क मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का कंपोनेंट. ओके, पार्टिकुलर प्रेशर एंड उसका उस समय का वॉल्यूम, उस सेक्शन का वॉल्यूम से जो टर्म आता है उसको बोलते हैं फ्लो वर्क हम लोग हैं. तो ये हमारा हो जाता है एंथैल्पी. नाउ चेंज ऑफ द, ये हो गया मास. अगर हम कैपिटल एच को मास से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा इंटरनल एनर्जी बाय कैपिटल मास से भाग दिए, इसको भी मास से भाग दे दिए. तो क्या मिला, स्मॉल एच स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि मास से भाग दे दिए, इक्वल टू स्मॉल यू एंड पी एंड स्मॉल भी. ओके, तो कैपिटल एच से हम स्मॉल एच में कन्वर्ट कर दिए.
नाउ चेंज ऑफ द एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी कितना हो जाएगा मेरा, तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, हम सिंपली डिफरेंशिएट कर दिए। नाउ दैट दिस इज नथिंग बट डी एच इक्वल टू डी क्यू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस वी डी पी, ये मेरा इक्वेशन आ गया तुमको चेंज ऑफ एंथैल्पी के टर्म से। ओके तो नाउ अब क्या होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होगा Cp इक्वल टू डी एच बाई डी टी, मीन्स डी एच इक्वल टू सी पी बाई डी टी। मतलब कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहा, सिर्फ प्रेशर रहा मेरा, ओके यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस टर्म इक्वल टू 0, टोटल हीट कन्वर्ट इनटू डीएच। ओके तो यहाँ पे कह सकते हो टोटल हीट जो होगा वो एंथैल्पी राइज करेगा मेरा, तो मतलब एंथैल्पी इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये हो गया डी एच बाई सी पी इंटू डी टी, और एक था क्या चीज डी यू इक्वल टू सी वी बाई डी टी। ओके दोनों में बड़ा कौन होता है, सी वी या सी पी बड़ा होता है, तो सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ हमको टोटल इंटरनल एनर्जी में हीट चाहिए, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में मुझे वॉल्यूम राइज करना है प्लस तापमान भी राइज करना है, तो ज्यादा अमाउंट हमको सीपी चाहिए, तो सीपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है इस केस में। ओके और इसका रेशियो होता है सीपी बाई सीवी इक्वल टू 1.41। ओके तो ये सीपी बाई सीवी जो होता है वो हर चीज के लिए अलग होता है, हर गैस के लिए अलग होता है, हर चीज के लिए यहाँ पे अलग अलग यूज किया जाता है, वो हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ लास्ट है तो अब इसका है एक न्यूमेरिकल, हम इस पे देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। ओके न्यूमेरिकल कैसे हम बनाते हैं जिसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो एक हम इस पे न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल ये है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे। ओके जैसे कोई भी स्टेशनरी मास ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड, कोई भी गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं without the frictions, from initial state 0.3 मीटर क्यू, ये इसका वॉल्यूम हुआ क्यू है, एंड 0.1 मेगा पास्कल, पास्कल मतलब प्रेशर हो गया, टू ए फाइनल स्टेट 0.15 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगा पास्कल। यहाँ पे सॉरी 105, the pressure remaining constant there is transfer of 37.6 kilojoule of heat from gas. So how much does the internal energy
चेंजेस। ये टोटल क्वेश्चंस हो गया जिसको हम पढ़ के बाद समझाते हैं को हमें ठीक से। जैसे मान लो कि कोई गैस है, एक सिस्टम है, इस गैस का वॉल्यूम V1 जो है, शुरुआत का वॉल्यूम जो है वो 0.3 मीटर क्यूब है। इस समय का P1 जो है वो तुमको 0.105 मेगा पास्कल है। अब इसको हम गैस को प्रोसेस लाते, स्टेट 1 को स्टेट 2 में कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट कर तो क्या मिलता है, V2 मिलता है। V2 जो है वो मेरा कितना हो गया, 0.15, जो देखो वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर इसके बराबर ही मेरा है। ओके, तो P1 इक्वल टू P2, मतलब ये कहलाया, कौन सा प्रोसेस कहलाया, ये कहलाया आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस से हुआ मेरा। अब जो आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ तो उसका डायग्राम कैसे बनाओगे, पीवी डायग्राम। तो ये हुआ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ देखा वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ V1 इनिशियल स्टेट V1 ये था, V1 ये था, और सॉरी यहाँ मान लो V1, और V2 कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम घट रहा है, ये डायग्राम। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, जो P1 था वही यहाँ पे लाइंस कांस्टेंट है प्रेशर का, तो प्रेशर इज नॉट वेरी। सो इट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल वर्क क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस में मेरा कुछ न कुछ हुआ होगा, कुछ हीट का लेन देन हुआ होगा, कुछ हीट क्यू आया होगा, कुछ वर्क प्रोड्यूस किया होगा, मैंने इस तरह का केसेस आया हुआ होगा। ओके, इस प्रोसेस 1 से लेके 2 तक प्रोसेस जाने में। तो हमें निकालना क्या चाहिए कि प्रोसेस का बात हो रहा है, तो हम जानते हैं फर्स्ट लो, टोटल ड्यू क्यू इक्वल टू टोटल वर्क इनटू पीडीवी, सॉरी इनटू डीयू, मुझे यही निकालना है डीयू। तो बस इसमें हमें पुट कर देना है हर चीज डाटा को। तो क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले ये निकाल लो, वर्क निकाल लो, हीट निकालो। तो ओके, हीट तुमको दिया हुआ है कितना, 37.6। अब सवाल है कि यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो क्वेश्चन को जब ठीक से पढ़ें तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे गैस का इतना किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम गैस, मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो सिस्टम से बाहर जाने वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव, हीट का टर्म में हीट को नेगेटिव लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में सब देख पढ़े हुए हो गए, पढ़ा दिए हैं, तो वी टेक द नेगेटिव। ओके, नाउ पीडीवी, पीडीवी कैसे निकलेगा, तो प्रेशर चेंज ऑफ वॉल्यूम V1 टू V2, क्योंकि वॉल्यूम मेरा पॉइंट फंक्शन है, तो इनिशियल टू फाइनल मेरा यहाँ से निकल जाएगा कितना मेरा चेंज हुआ है। तो इसको तुम चेंज करके पुट करके देखो कितना हमारा निकलता है। तो टोटल चेंज ऑफ द वॉल्यूम, मतलब एक्चुअली यहाँ पे V2 टू V1 होगा, मतलब फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो प्रेशर 0.105 मेगा पास्कल हो गया मेरा है, तो उसको वहीं उसी उतने में रखते हैं। V2 जो मेरा है वो तुमको कितना हो गया, V2 हो गया 0.15 माइनस 0.3। तो सॉल्व करो इसको, तो माइनस 15.75 किलो जूल, क्योंकि वर्क में होता है किलो जूल। अब सभी को पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा तुमको बहुत आसानी से। तो डी इक्वल टू, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, तो हमें निकल जाएगा माइनस 28.5 किलो जूल। इसका मतलब ये हो कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आने का मतलब है
नेगेटिव शो द इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, मतलब इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये था मेरा इंटरनल एनर्जी का कंडीशन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, तो ये असल में फर्स्ट लॉ को हम अप्लाइड करते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या जानना होता है, जैसे मान लो कि कोई एक सिस्टम है, एक सिस्टम में ये एक यहाँ से होल है, एक यहाँ से होल है। अब इस होल में से इसका एरिया A1 है, कुछ इसका एरिया होगा, तो यहाँ से आ रहा, यहाँ से मेरा जा रहा, तो इसका मास M1 है, यहाँ से M2 मास निकल रहा है। M2 मास निकलने का मतलब है कुछ मास इसके अंदर एकोमोड हो जा रहा है। ओके, कुछ मास इसके अंदर स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ से P1 है, यहाँ प्रेशर P2 मान लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ का वॉल्यूम V2 है, मतलब अलग अलग जगह का पूरा वैल्यू मेरा अलग है। यहाँ का इंटरनल एनर्जी 1 है, यहाँ का इंटरनल एनर्जी 2 है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का जाना जो निकलता है, तो एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। तो ये हो गया मेरा इनपुट, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। तो टोटल इनपुट से आउटपुट टोटल जो एनर्जी होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे एंथैल्पी H1 हो गया, इसका एंथैल्पी H2 हो गया। तो फाइनली पूरा हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस Z1G प्लस DQ बाई DM इक्वल टू H2 प्लस V2 में वेलोसिटी 2 प्लस Z2G प्लस टोटल वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू मास। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया है, जो तुमको जो डेरिवेशन इसको नहीं करना है। तो इसका इसमें क्या हम लोग पता चल रहा है कि ये एंथैल्पी हुआ इंटरनल, ये वेलोसिटी मतलब कोई भी गैस का वेलोसिटी हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये Z1 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इसका ऊंचाई यहाँ से इसका ऊंचाई Z1, ओके, इसका ऊंचाई Z2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल हीट इनपुट एंड टोटल वर्क आउटपुट। तो टोटल ये पूरा इक्वेशन हो गया एंथैल्पी इनपुट के लिए, ये हो गया टोटल एंथैल्पी आउटपुट के लिए। ये दो केस को यहाँ पे हम लोग बैलेंस लेके चलते हैं। अगर सबको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मुझे मिलेगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा, तो MH1 MV1 स्क्वायर बाय 2 प्लस MZ1G एंड प्लस DQ, मल्टीप्लाई किए तो ये मास कैंसिल हो जाएगा। फिर H2 मास, अगर मास को मास ही मान लेते हैं M1 M1 करके हर जगह मास ही मेरा हो गया, अगर मास कांस्टेंट मान लेते हैं तो ओके, सो MV2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस M2ZG प्लस TW। अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन मेरा और आसानी से बन जाएगा H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस Z1G प्लस DQ इक्वल टू H2 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस Z2Z प्लस DQW। ये क्वेश्चन आई गेट 2। नाउ H1 इक्वल टू व्हाट, H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 मतलब इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम। तो हम कभी कभी इक्वेशन को U1 प्लस P1 V1 प्लस V वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। Z1G एंड DQ ये हो जाएगा कैसे, इंटरनल एनर्जी U2 प्लस P2 वॉल्यूम प्लस वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस Z2G प्लस W। हम इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग हैं। ओके, सबसे पहले यूज करते हैं अगर हम मान लेते हैं टरबाइन पर। ओके, तो टरबाइन पे हम यूज करते हैं। ओके,
तो टरबाइन क्या होता है? टरबाइन मेरा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से एनर्जी आएगा और यहाँ से वर्क प्रोड्यूस करता है। टरबाइन टरबाइन क्या होता है कि कोई भी चीज नीचे से, चाहे वो गैस हुआ चाहे वो पानी हुआ, हाइड्रोलिक टरबाइन, जेट, पानी का जेट पड़ता है तो टरबाइन ब्लेड घुमाता मेरा है, तो घुमा के वर्क निकलता है, तो वर्क प्रोड्यूस करता है, फिर पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। सिंपल ये मान लो यहाँ से कुछ आया, यहाँ से मेरा कुछ चला गया है, तो क्या बदलता क्या नहीं बदलता मैं इस केस में है। ओके, तो अगर मान लेते कि इसका इनलेट का ऊंचाई और आउटलेट का ऊंचाई सब बराबर है, ओके, और प्रेशर और वॉल्यूम भी मेरा चेंज होता है, वेलोसिटी और वेलोसिटी मतलब मान लेते लगभग ना के बराबर, बदलाव कुछ नहीं हुआ मेरा इसमें है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोलिक टरबाइन नहीं है, ये मेरा एक तरह का गैसियस बेस पे मतलब कि रैंकिन टरबाइन होगा, स्टीम पावर प्लांट होगा। तो इसमें बढ़ जाएगा यू टोटली H1 प्लस H2 इक्वल टू W, क्योंकि एंथैल्पी सिर्फ चेंज होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी गैस का जिस गैस से आएगा उसी गैस से बाहर लगभग ना के बराबर होगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू DW। तो ये हम डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे टरबाइन के लिए, तो एंथैल्पी चेंज मतलब हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। कुछ देखते हैं कंप्रेसर के लिए, देखते हैं जहां पे गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड, ओके, गैस को कंप्रेस करते हैं, गैस इज कंप्रेस्ड, तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ये कंप्रेसर का रूल होता है। तो इसमें क्या मेरा होगा उस रूल में कि H1 इक्वल टू H2 माइनस W, माइनस क्यों बोले? क्योंकि वर्क डन, क्योंकि गैस के ऊपर काम किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग है, कंप्रेसर में वर्क दिया जाता है, तो इसलिए हमने वर्क नेगेटिव मान लिए हैं, तो ये इक्वेशन से हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का बहुत ही इजी ढंग से हम लोग निकालते हैं। एक प्रोसेस तुमको बताएंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्या होता है हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस? थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब कि जहां पे मेरा एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, मतलब वर्क जीरो, हीट का ट्रांसफर जीरो, वेलोसिटी जीरो, मतलब z जीरो, सब जीरो हो जाता, तो बचता क्या? H1 इक्वल टू H2, ये हो गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इसका यूज ये होता कहाँ पे है? इसका यूज होता पाइप में, जो हम लोग अचानक किसी पाइप का बल्ब को बंद करना या खोलना, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही हमारा होता है। तो ये सब हमारा तुमको यूज करते हम लोग हैं इसमें। एक आता है नोजल, बस आज का ही लास्ट टॉपिक होगा। नोजल क्या करता है कि वेलोसिटी को बढ़ाता है, कोई वर्क नहीं, मतलब इक्वल टू जीरो, कोई वर्क नहीं, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है नोजल में, ओके। तो क्या होता है? सिर्फ इसमें वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है, इसमें सिर्फ बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा तुमको? एंड H2 इक्वल टू V2 बाई V2, ये मेरा इक्वेशन हो जाता है, ये होता है नोजल का इक्वेशन, ओके। तो ये चैप्टर में फिनिश हो जाता है, हो गया है। अब नेक्स्ट प्लीज वो जो दीपक सर जो पढ़ा रहे हैं वही अपना कंटिन्यू करेंगे फिर।